हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जाना था डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट है उसी को आप देखिए बॉन्ड मूवमेंट कब कहते हैं या बॉन्ड मूवमेंट क्या होता है, बंध आघूर्ण क्या होता है और बॉन्ड मूवमेंट हमारे मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है, किस प्रकार से हम किसी अणु के स्ट्रक्चर्स को पहचान सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी, छोटी सी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप तक जो है उपलब्ध कराई जा रही है। सो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना नहीं भूलना है, साथ ही इसको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक भी करना है। आप यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और हम निरंतर आप तक बिल्कुल मुफ्त है ना, फ्री एंड बिल्कुल फ्री और मुफ्त एकदम कंटेंट आपको प्राप्त करते रहेंगे। बस आप हमारे वीडियोज को क्या होता है कि कमेंट करने से हमको एक जानकारी मिल जाती है कि भाई आप एक्टिव हो, आप कंटेंट को देख रहे हो, आप वास्तविकता में पढ़ रहे हो और उससे क्या होता है कि अंदर से खुशी मिलती है कि जो हम ये मेहनत कर रहे हैं, आपको प्राप्त करा रहे हैं कंटेंट, उसका लाभ मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो मतलब कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए पहुंच रहा है और वो कंटिन्यू इस पर देखते हैं वीडियो, तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है और बेहतर कंटेंट लाने का हमारा प्रयास है, उसको बल मिलता है और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सो प्लीज़ डोंट स्किप, राइट, ओनली लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा यूट्यूब चैनल जो कि SD केमिस्ट्री है। इस पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं और इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट के बीच का फ़र्क जान लेते हैं कि क्या फ़र्क है कि कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए बंध आघूर्ण पर बात करते हैं। बंध आघूर्ण, बॉन्ड मोमेंट। आपको पूरे YouTube पर इस तरह की जानकारी नहीं मिलेगी जो आज हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। आपने देखिए अभी पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट को पढ़ा था। तो डाइपोल मूवमेंट तो आपने बहुत बार पढ़ा है और बॉन्ड मूवमेंट का नाम आप पहली बार सुन रहे हो शायद, लेकिन है वही चीज़। देखिए जब बॉन्ड में क्या होता है कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी होती है, मतलब ध्रुवीयता की मात्रा, ठीक है। ध्रुवीयता की मात्रा जब बॉन्ड में होती है, ध्रुवीयता की मात्रा जब बॉन्ड में होती है, मतलब बॉन्ड क्या हो, द्विध्रुव हो, वहाँ द्विध्रुव बन रहा हो, ध्रुवीयता की मात्रा हो, मतलब डिग्री ऑफ पोलैरिटी, पोलर हो बॉन्ड, जी हाँ भैया, अणु पूरा पोलर हो, तो वहाँ पर जब डिग्री ऑफ पोलैरिटी होती है, बंध में ध्रुवीयता की मात्रा होती है, तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है और डाइपोल मोमेंट होता है। वहाँ पर भैया क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है और उसी डाइपोल मोमेंट को आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो भैया, आप उसी डाइपोल मूवमेंट को बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं। अगर बॉन्ड में डाइपोल मूवमेंट है तो उसी डाइपोल मूवमेंट को आप बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए किसी भी अणु या आयंस में क्या होता है कि कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं और चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो आपका होता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, दिशात्मक बॉन्ड होता है भैया। कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड जो है आपका वो कैसा होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। और जब ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, दिशात्मक बंध होता है, तो अलग अलग दिशाएं इसकी होती हैं और दिशा का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है
वो एक वेक्टर राशि है, एक सदिश राशि है, उसमें दिशा का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कभी कभार पूरे अणु का जो कंप्लीट बॉन्ड मूवमेंट है वो जीरो भी हो जाता है, शून्य हो जाता है, और कभी कभी उसकी वैल्यू पाई जाती है बॉन्ड मूवमेंट की, राइट। तो इस बात, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन अणु है, सपोज डेट H2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, हाइड्रोजन अणु है। अब हाइड्रोजन अणु में दो परमाणु H बॉन्ड H से जुड़े हैं। अब आप जानते हो कि ये कैसा भैया, नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, बिल्कुल जी हाँ, अध्रुवीय अणु है। तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड मूवमेंट होगा, बॉन्ड मूवमेंट होगा वो कितना होगा भैया, जीरो हो जाएगा। बॉन्ड मूवमेंट कितना होगा, बॉन्ड मूवमेंट भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलैरिटी नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आप अणु बदल दें दूसरी ओर, मान लीजिए HCl मॉलिक्यूल लिया आपने जी, HCl अणु लिया, तो अब जो HCl अणु है ये H बॉन्ड Cl, ठीक है, ये आपका पोलर अणु है। पोलर मतलब ध्रुवीय है, यहाँ पर पोलर कह सकते हैं आप इसे, ध्रुवीय है, ये पोलर अणु है, पोलर है, ध्रुवीय अणु है। और जब ध्रुवीय है तो यहाँ पर बॉन्ड मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड मूवमेंट आपका पाया जाता है। बॉन्ड मूवमेंट यहाँ पर, जी हाँ, बॉन्ड मूवमेंट 1.08 डिवाई समथिंग, तो इतना यहाँ पर 1.08 डिवाई यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड मूवमेंट होता है जी, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। तो देखिए भैया, अगर बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड में डिग्री ऑफ पोलैरिटी है, तो उस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट ही उस बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट होता है। तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, मतलब बंध आघूर्ण वास्तविकता में उस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण है। जी हाँ, उस स्पेशली उस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण ही उस बंध का बंध आघूर्ण कहलाता है। बहुत ही प्यारी बात जानी जी आपने, ठीक है, ध्रुवणता से रिलेटेड, और इसी के लिए हम आपके लिए ये छोटा सा वीडियो लेकर आए थे। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे HCl का एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा जैसे कोई भी द्वि परमाणुक अणु है, तो उसमें बंध आघूर्ण अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के समान ही होता है। जैसे द्वि परमाणुक अणु कोई भी है, सपोज डेट HBr लिया जाए, HI लिया जाए, तो कोई भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ पर जो बॉन्ड मूवमेंट होता है वो डाईपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, इक्वल टू होता है। लेकिन जब त्रिपरमाणुक अणु आएगा, तीन या मतलब पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स आएगा, तो वहाँ पर फिर रिजल्टेंट वैल्यू लेनी होगी आपको, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ डाईपोल मूवमेंट, डाईपोल मूवमेंट का परिणामी वहाँ पर बॉन्ड मूवमेंट होगा, राइट। तो इस वजह से बॉन्ड मूवमेंट का स्टडी हम अलग से करते हैं और डाईपोल मूवमेंट का स्टडी अलग से करते हैं। डाईपोल मूवमेंट ओनली एक बॉन्ड के लिए होता है, और बॉन्ड मूवमेंट वो पूरे उस अणु में जितने भी बॉन्ड हैं उसका मतलब सबके लिए बॉन्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। तो परिणामी लिया जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से आप HCl के लिए बता सकते हो, HF के लिए बता सकते हो, जैसे कि भैया H बॉन्ड F है, तो यहाँ पर इस तरह की आपकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, और यहाँ पर आपका बॉन्ड मूवमेंट आएगा द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर 1.91 D, ठीक है। इतना आपका यहाँ HF हो जाता है। HCl में बता ही दिया आपको। ऐसे HBr है, H बॉन्ड Br, तो यहाँ पर भी आपकी इस तरह की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड मूवमेंट 0.80 डिवाई, ठीक है। यहाँ ऋणात्मकता घट रही है ना, तो यहाँ पर इस तरह से घटेगा आपका आवेश की मात्रा घट रही, जो विद्युत ऋणात्मकता घट रही है, तो इस वजह से HBr के लिए अलग वैल्यू है, HI के लिए अलग वैल्यू हो जाएगी। H बॉन्ड I दिया है, तो यहाँ पर इस तरह की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर 0.42 डिवाई, इतना आपका क्या होगा,
बॉन्ड मूवमेंट होगा, राइट। तो ये आपने बॉन्ड मूवमेंट जाना। इसके अलावा अब इस बॉन्ड मूवमेंट अणु का जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होता है वो सभी बॉन्ड मूवमेंट का, मतलब बॉन्ड मूवमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट का सदिश योगफल होता है। रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो कै के बराबर होता है भैया, इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट, ठीक है, कि सदिश योग के बराबर, है ना, सदिश योग के बराबर। जी हाँ, इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट का सदिश योग, यानी जितने भी बॉन्ड हैं सबका इंडिविजुअल, सभी का जितने भी बॉन्ड है वहां पर सबका इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट निकालते, सभी बॉन्डों का अलग अलग बॉन्ड मूवमेंट निकालते हैं और उसका सदिश योग ही उस अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का परिणामी, तो अलग अलग बॉन्ड के लिए बॉन्ड मूवमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण आणविक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा द्विध्रुव आघूर्ण से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी अणु की अगर दो या दो से अधिक संरचनाएं ज्ञात हैं, संभव है, तो उसकी कौन सी संरचना सही है, ये जानकारी हम द्विध्रुव आघूर्ण से कर सकते हैं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखते हैं भैया, एक एग्जाम्पल से ये पूरी बात आपको समझ आ जाएगी, साथ में ये इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल मतलब अलग अलग बॉन्ड के लिए बॉन्ड मूवमेंट उसी का सदिश योग क्या हो जाता है, आपका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तो चूंकि दिशात्मक राशि है ना ये, तो अलग अलग बॉन्ड के लिए, तो अलग अलग दिशा में अगर बॉन्ड बने हैं तो वहाँ फिर रिजल्टेंट वैल्यू लेनी होती है। तो सपोज डेट भैया H2O है। अब H2O की दो तरह की संरचनाएं संभव हैं। एक तो भैया इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर, जी लीनियर स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका, और एक बनाया जाए भैया बेंट स्ट्रक्चर। अब दो तरह के स्ट्रक्चर आप H2O के बना सकते हो। अब एक लीनियर स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से, ठीक है, और एक बेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अलग अलग दिशा है, तो यहाँ पर इस तरह से आपका अलग दिशा में बॉन्ड मूवमेंट होगा। तो अब इन दो स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ठीक है, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिशा कुछ इस तरह से होगी और यहाँ पर इस तरह से इस बॉन्ड के लिए इस तरह से दिशा होगी। तो यहाँ पर जो परिणामी डाइपोल मूवमेंट होगा वो इसके बॉन्ड मूवमेंट और इसके बॉन्ड मूवमेंट का सदिश योग होगा। मतलब H बॉन्ड O, इस बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट, और प्लस H बने O बॉन्ड H बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट। चूंकि इनकी दिशाएं अलग अलग हैं इसलिए एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। मतलब एक को आप μ1 मान लीजिए, एक को आप μ2 मान लीजिए, तो ये दोनों क्या होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो या एक को आप μ1 प्लस μ2, अब चूंकि दोनों की जो वैल्यू है वो म्यू मान लीजिए, तो एक प्लस की म्यू हो जाएगी एक माइनस की म्यू हो जाएगी, तो भैया परिणामी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जी हाँ, परिणामी आघूर्ण यहाँ पर जीरो होगा। और H2O के लिए परिणामी आघूर्ण मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता नहीं है। इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण 1.85 डिवाई होता है, इतना वैल्यू होता है। इस वजह से भैया ये संरचना इसकी क्या है, गलत है, ये संरचना नहीं हो सकती। इस संरचना के अनुसार यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिणामी वैल्यू है वो जीरो आया है। तो परिणामी वैल्यू डाइपोल मूवमेंट का परिणामी मान काय से निकलता है,
बॉन्ड मूवमेंट के सदिश योग से निकलता है। जी हाँ, तो बॉन्ड मूवमेंट, इसका बॉन्ड मूवमेंट प्लस इसका बॉन्ड मूवमेंट, दो बॉन्ड है यहाँ पर, तो उनके बॉन्ड मूवमेंट का सदिश योग लिया आपने तो परिणामी 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 है, जबकि जल के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.85 डिवाई होता है। जल एक ध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय नहीं है, इसलिए ये संरचना जल की क्या है, गलत साबित हो जाएगी। अब बात करते हैं भैया बेंट स्ट्रक्चर पर। तो भैया बेंट स्ट्रक्चर में दिशा क्या होगी, इस बॉन्ड के लिए इस तरह की बॉन्ड मूवमेंट की दिशा होगी, और इसके लिए भैया अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों की ओर इस तरह की दिशा होगी। तो भैया रिजल्टेंट की दिशा कुछ इस टाइप से, इस दिशा में रिजल्टेंट की दिशा हो जाएगी। इस तरह से आप इस चित्र को दर्शाएंगे, और जब इस तरह से चित्र को दर्शाएंगे तो अब यहाँ पर म्यू का जो वैल्यू होगा वो भैया 0 तो कभी भी नहीं होगा, डज नॉट इक्वल 0। अब जब डज नॉट इक्वल 0 है तो भैया म्यू का जो वैल्यू है वो समथिंग 1.85 डिवाई है ना, तो वो इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस वजह से बेंट स्ट्रक्चर क्या है भैया, ये स्ट्रक्चर सही है। तो इस तरह से आप सही स्ट्रक्चर की जानकारी कर सकते हो। इसके अलावा आप आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर भी आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे HCl HBr कोई भी है तो वहाँ पर प्रतिशत आयोनिक कैरेक्टर, प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर यानी कि आयनिक लक्षण भी आप प्रतिशत आयनिक लक्षण भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, उस बॉन्ड को 100% आयनिक मानना होता है। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं उसका हम क्वेश्चन आपको बताएंगे बाद में। तो म्यू एक्स एक्सपेरियंस मतलब के प्रयोगात्मक तरीके से या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, म्यू की ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन म्यू आयोनिक, उसकी आयनिक वैल्यू। ठीक है, आयनिक 100% आयनिक मानते हुए अब म्यू का वैल्यू निकालते हो, एक ऑब्जर्वेशन वैल्यू होती है और उसका अनुपात करके 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अणु में प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर, प्रतिशत आयनिक लक्षण निकल आ जाता है। जैसे कि मतलब HCl का निकालते हैं आप, तो HCl में 17% आयनिक कैरेक्टर आता है। ठीक है, HCl में 17% आता है, HBr में 12% या 11.6%, 11.6%। इस तरह से आपका प्रतिशत आयनिक लक्षण आता है HBr में, जो कि आप लगभग कितना मानते हो, 12% मानते हो। तो ये कैसे निकालते हैं ये हम आपको बाद में क्वेश्चंस बताएंगे। इस तरह से आपको बॉन्ड मूवमेंट और डाईपोल मूवमेंट में फर्क बताया हमने आपको। तो अगर आपको ये वीडियो शानदार लगा है, पसंद आया है, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो समय पर पहुंच जाए। और आप हमारे अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।